अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिप्टी इन एक्शन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनमोल खालिद। नाज़रीन, सियासी हालात में माशी हालात को बिगाड़ कर रखती हैं। इसकी ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत साबका हुकूमत पर डाल रही हैं। वही साबका हुकूमत मौजूदा हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार करार दे रही है। असल ज़िम्मेदारी है किसकी? मौजूदा सियासी हालात किस जानिब जा रहे हैं? आने वाले सियासी हालात किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं? शफाफ इलेक्शन हो गए या फिर धांधली या वावेला, जो कि हर इलेक्शन के बाद होता है। ज़िमनी इंतखाब के बाद पंजाब में वज़ारत आला किस को मिलने के चांसेस हैं? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे पास एक ऐसी सियासी शख्सियत मौजूद है जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। साबका गवर्नर पंजाब के कोऑर्डिनेटर मियाँ वहीद अहमद साहब, आए इनसे सवालात के जवाब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। जी सर, आप मुझे ये बताइएगा कि पिछले 75 सालों से ये रवायत चलती आ रही है कि खजाना खाली है, महंगाई की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डाल दी जाती है। असल जिम्मेदार है कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। देखें, जो आपने 75 साल की बात की है ना, अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री को देखेंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि आज बदकिस्मती ये है कि चैनल्स तो हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ख़ास तौर पे आजकल एक जो सोशल मीडिया है उस पर एक भरमार है। 75 साल पूरा आप किसी से भी पूछ के देख लें, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री के बारे में उन्हें पता हो। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान बनने के बाद 60s तक जो है ना, ये अपने बिल्कुल सही सिमत की तरफ जा रहा था। ना कोई कर्ज था, ना कोई ऐसे हालात थे, बल्कि हम लोग इस खित्ते के अंदर जिस तरीके से तरक्की कर रहे थे, ये था कि ये जो है ना एशिया का टाइगर जो है ना, वो पाकिस्तान को समझा जा रहा था। जिस स्पीड से हम लोग अपने, असल में उस वक्त मसला था कि हम लोग अपने टारगेट्स को जो होने चाहिए थे उसको अचीव कर रहे थे। उसके बाद एक यहाँ पे एक ऐसा तूफान शुरू हुआ कि आप देखेंगे उस थोड़े से अरसे के अंदर 1 या 2 साल का अरसा है, उसमें मेरे ख्याल है कि कुछ 7 वज़राए आज़म बदले हैं जिस ज़माने की अब मैं बात आपको पुरानी कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो वो खींचातानी शुरू हुई और उसके बाद फिर उन हलकों ने इसके अंदर अपनी जो है ना इंटरफेरेंस शुरू हुई, जो ताकतवर हलके हैं। फिर एक वक्त आया कि उनके बगैर इस मुल्क के अंदर कोई काम नहीं हुआ। वो किसी भी तरह का काम है, वो सियासत है, वो मईशत है, वो इस मुल्क का दिफा है, इस मुल्क की पॉलिसी बननी है। आप देखेंगे यहाँ पे तो छोटे छोटे काम के लिए भी आज जब तक उनकी तरफ से कोई परमिशन नहीं होती वो काम नहीं होता। तो ये बदकिस्मती तब से शुरू हो गई, क्योंकि आप देखेंगे जब तक जिनका काम है उनको नहीं करने देंगे तो ये सिलसिले ऐसे ही रहेंगे। तो उसके बाद फिर एक ऐसा काम हुआ कि उन लोगों ने ये काम किया कि यहाँ पे ढूंढ के जो है ना, वो इस मुल्क के अंदर ढूंढ के उन सियासतदानों को जिनको पता ही नहीं है, जो कारोबारी लोग थे, जबकि ये मुल्क जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है तो इसका जो है ना वो आइन भी वही होना चाहिए था, क्योंकि कायद ने यही बात कही थी। कायद आज़म की बात आप सुने, आप लोगों की तो शायद पुरानी बात में करके हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कायद को जब पूछा गया था आइन का तो उन्होंने कहा 1300 साल पहले हमारा आइन बन चुका है। वो कुरान की बात की उन्होंने। उन्हें पता था कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे लाखों कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क बना है, तो इसका आइन वही और वही होना चाहिए था। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे कारोबारी लोग जो हैं उनको लाया गया, मुसल्लत किया गया। और आपको इल्म में है कि जिस दिन हमारे पहले खलीफा जो है ना, खुलफा राशिदीन में से पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो खिलाफत का उन्होंने जब बैत ली है, तो उसके बाद वो अगले दिन सुबह बाज़ार में वो जो एक उनका पैमाना होता है जिसे हम गज़ कहते हैं, वो कपड़ा नापने वाला, वो लेके तो जा रहे थे बाज़ार से। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोका कि खलीफा साहब आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैंने अपने बच्चों का पेट भी पालना है, मैं अपने कारोबार पे। तो उन्होंने कहा जी अगर आप कारोबार करेंगे तो फिर लोग तो सिर्फ आपसे ही कारोबार करेंगे, तो अब आपकी जिम्मेदारी पूरी रियाया है ना कि आपकी वो दुकानदारी है। तो उन्होंने कहा जी वो हम फैसला करें। तमाम हुक्मरान जो है ना जब अपनी तकरीरों में बात करते हैं, जलसों में बात करते हैं, तो हज़रत उमर की बात करते हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बात करते हैं। आप देखेंगे तब वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात करते हैं, तब वो जो है ना हमारे शेर बंगाल की बात करते हैं। ये सारी की सारी बातें उस वक्त तो वो टीपू की बातें सुना के लोगों का खून जो है ना वो
गरमाते हैं, लेकिन जब वो बंद कमरों में बैठ के बंदर बांट करते हैं तो उस वक्त ये तमाम चीज़ें भूल के उस वक्त सिर्फ उनके मफाद होते हैं। और आज आपने देखा एक सीन, मैं पीछे वापस फिर जाऊंगा 75 साल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात आपको बताऊं कि आज आप देखें कि आज जो हो रहा है, तमाम वो सियासतदान जो फैमिलियां एक अरसे से यहाँ पे सियासत कर रही हैं, उनके बच्चे जो है ना, इस वक्त आप देखें कि कोई ना कोई मिनिस्ट्री आज किसी के बेटे के पास है, फलां मिनिस्ट्री फलां के पास है, फलां महकमा फलां के पास है। यानी ये उनका एक क्लब है और ये अवाम यहाँ पे भेड़ बकरियाँ हैं। उन्होंने इनके लिए जो है ना वो एक तय किया हुआ आपस में, और आपस के अंदर इनकी कोई लड़ाई कोई झगड़ा, ये हमारे वर्कर्स हमारी अवाम ये एक बेवकूफ़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। ये समझते नहीं है कि कोई भी आए, इनमें से कोई भी आए, इनके पास हल इसलिए नहीं है कि जब तक ये कौम का मुल्क का सोचेंगे नहीं, जब तक कौम नहीं बनेगी, जब तक इनको अपने राइट्स का पता नहीं होगा, जब तक ये अपने जिम्मेदारियां और अपने हकूक दोनों की बात लोगों के सामने नहीं आएगी, तब तक मुल्क के अंदर कभी ना मैशत सुधरेगी, ना यहाँ पे सियासी हालात ठीक होंगे, ना वो अदारे जिनके ऊपर आज उंगली उठाई जा रही है। हालांकि देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। मैं समझता हूँ कि अगर सियासतदानों के अंदर ज़रा सी भी जो है ना वो दानिशमंदी वाली बात होती, सियासतदानों में काबिलियत होती, तो वो कभी आगे नहीं आ सकते थे। उनका काम जहाँ था उनको वहाँ रखना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनकी करप्शन, इनकी जो भी बदमाशियाँ हैं, जो इनकी नाहलियाँ हैं, उनको सारा पता है। वो चूँकि उनके पास ताकत भी है, उनके पास ज़राए भी हैं, इनकी एक एक चीज़ उनसे कुछ बल्कि कमज़ोरियाँ क्या। आज एक और बात है, देखें, आप सहाफ़त से आप लोगों का ताल्लुक़ है, आपकी एक बरादरी है। अगर आपके किसी भाई को, किसी बहन को, किसी साथी को, किसी कोलीग को तकलीफ़ होती है, आप लोग सारे इकट्ठे हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि मसला हल हो सकता है। लेकिन अगर आप उसके खिलाफ जाके चैनल मालिक से ये कहें कि छोड़ें जी उसको, मैं उससे बेहतर जो है ना पैकेज में आपसे, आप मुझे कम पैसे दे दें या मैं आपके लिए बेहतर काम करूंगा, तो मुझे ये बताएं कि फिर वो मालिक जो है वो तगड़ा है या कि आप लोग। इसी तरह हमारे सियासतदानों ने ये किया आज तक 75 साल से कि इन्होंने आज तक हर बंदे ने जाके उसी अदारे के उन्हीं सरबराहान के सामने जाके हाथ बांध के, और फिर इसी तरह इन्होंने जो बाहर हमारे आका जिन्हें कहते हैं, जो आज हमारा बच्चा बच्चा ये बात कर रहा है, पहले तो ये बात शायद इस तरह से ओपन नहीं कही जाती थी। पहले ये बात लियाकत अली खान का भी पता है कि उसको किसने मरवाया है। उसके बाद आपको पता है कि मौलवी फजल हक जो खान आज कह रहा है, उन्होंने बहुत पहले बंगाल में ये बात कही थी। वो बिल्कुल सेम अल्फाज थे, सिर्फ ये समझ लें कि फ़र्क टाइमिंग का फ़र्क है। वही बात उसने कही थी, तब किसी ने ख्याल नहीं किया। यही बात भुट्टो साहब ने कही है, यही बात ज़िया साहब के साथ हुई है, यही मुशर्रफ से हुआ है। हर काम जो है ना वो एक ख़ास जगह से डिक्टेशन के बाद होता है। जो उनके साथ जाके अपनी वफादारी का यकीन दिलाता है, उसके पीछे वो खड़े होते हैं। आज ये है कि आज खान ने एक काम किया है, इस कौम को बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के, उसने सारी चीज़ें ओपन करके रख दी हैं। भुट्टो साहब ने भी कहा था, भुट्टो साहब ने भी लेटर का जिक्र किया था, भुट्टो साहब ने भी कहा था मुझे जो जान से मार देने की धमकी दी है, ये सब कुछ कहा था। लेकिन इस तरह से ओपन पब्लिक में जाके, जलसों में जाके इस तरह एजिटेशन करके किसी बंदे ने ये जुर्रत नहीं की। आज यकीन माने कि जिस दिन रजीम चेंज वाला ये ऑपरेशन हुआ है, जिस दिन ये सब कुछ चेंज हुआ है, और जिस दिन असम्बली के अंदर वेलकम टू पुराना पाकिस्तान की बात हुई है, उस दिन जब खान ने कॉल दी है, तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में, गली मोहल्लों में, छोटे छोटे कस्बे शहरों में, और फिर पूरी दुनिया के अंदर जब लोग बाहर निकले हैं, तो हम लोग उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि या अल्लाह तूने हमारी कौम को जगा दिया, कौम बन गई है। लेकिन ये भी हमारा एक ख्याल था, हम बड़े खुश थे कि कौम बन गई है। कुछ दिनों के बाद जब उसने कॉल दी है, तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि कौम तो तैयार है, वो लोग निकलने को तैयार हैं, आम आदमी जाने को तैयार। आप देखिए कि जलसों के अंदर हम यहाँ पे पीटीआई को इस इलाके के अंदर उसका जो है ना वो नुमाइंदे हैं, लोगों से दिन रात का राब्ता है। जब से रजीम चेंज वाला ऑपरेशन हुआ है, एक दिन भी मुझे किसी वर्कर ने, मुझे किसी सपोर्टर ने, वोटर ने, आम आदमी ने ये नहीं कहा कि हमें बस चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें लेके जाएं, हमें बाइक में पेट्रोल डलवाएं, हमारे खाने का बंदोबस्त करें। वो उल्टा हमसे आगे पूछते हैं कि आप बैठे क्यों हैं, आए निकले। आम आदमी इनसे बहुत आगे निकल गया है।
पाकिस्तान की अवाम इनसे बहुत आगे लीडरों से, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये मैं अपनी पार्टी से मुखातब हूँ खास तौर पर, बाकी पार्टियों से भी ये कहता हूँ कि पहले तो आप लोग आपस में मिले ही नहीं। जो मैंने जैसे सहाफत की बात की है, अगर ये लोग मिल जाते, आपस में मिलते, कोई बात नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ 5 साल पूरे कर लेते, जरदारी साहब अगली टर्म आ जाते, जरदारी साहब कर लेते, खान साहब आ जाते ये, लेकिन हम में सब्र इतना नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं, कोई भी आएगा हमने उसे नहीं रहने देना, हमने उसी दरवाजे को जाके नॉक करना है कि जनाब हम बेहतर खिदमत करेंगे, हम अपने भाइयों के, अपनी बरादरी के, अपने लोगों के, जिनका इस मुल्क को चलाने का हक है, जिन्होंने इस मुल्क को सर्व करना है, जिन्होंने असल में लोगों के दरमियान रहना, और क़यादत तभी आएगी अगर आपकी सियासी यहाँ पे सोच पॉजिटिव होगी और जो है ना सियासी इस्तेहकाम होगा, तब क़यादत भी आएगी, तब मैशत भी ठीक होगी, तब इस मुल्क के अंदर मामला दुरुस्त होंगे। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे वो हमारी पार्टियों के अंदर वो काली भेड़ें मौजूद हैं, तमाम पार्टियों के अंदर, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि नून लीग के अंदर भी, वो पीपल्स पार्टी के अंदर आपने देखा कि जैसे ही एक चेंज आने लगती है तो एक पूरा जत्था जो है ना दूसरी पार्टी में अगले दिन उधर मौजूद होता है। तो आप यहाँ से देख लें कि ये कितने मुखलस हैं, यहाँ से देख लें कि इनका कोई नज़रिया है, इनका नज़रिया सिर्फ एक है माल का, इनका नज़रिया इक़्तिदार का, इख्तियार का, अपनी औलाद का। इनको ना पाकिस्तान से गर्ज है, ना पाकिस्तानियों से गर्ज है, ना इनका कोई दीन है, बिल्कुल आप अपने माल से। ये बताएं कि वफाक और पंजाब में सियासी कशीदगी को अदालतों ने कम किया, क्या सियासतदान अपने मसले खुद हल करने के अहल नहीं है और अदालतों को बाकी काम भी तो करने होते हैं, इसके बारे क्या राय है? अभी खैर ऐसी कशीदगी जब हो कि अगर पंजाब में गवर्नमेंट कोई और हो, ऊपर नीचे इस वक्त उन्हीं के हाथ में है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पंजाब के साथ बहुत जुल्म इस वक्त ये हो रहा है। और मैं ख़ास तौर पे जिन लोगों को इन्होंने इस वक्त वजारतें दी हैं और बड़ी अहम वजारतें दी हैं, बड़ी अहम वजारतें दी हैं, उन लोगों को इतनी तमीज़ भी नहीं है कि बात कैसे करनी है, लीडर का किस तरह से जिक्र कैसे करना है, चाहे मुखालफ है, उनको ये पता ही नहीं कि लोगों की माओ बहनों की बात कैसे करनी है, लोगों के घरों में ऐसे नहीं घुसना। आप देखें कि उन्होंने आज सुआए इसके, वो किसी ज़माने में यकीन माने कि लाहौर का स्टेज जो है, लाहौर का स्टेज ड्रामा जो है अल हमरा में लोग सिफारिशें करवा के पैसे खर्च करके फैमिलीज़ के साथ जाते थे, और जिस दिन वहाँ पे वो जो कॉमेडियन थे, जो वहाँ पे अदाकार थे, वो अदाकार निकल गए, कॉमेडियन निकल गए, वहाँ भांड आ गए और वो लोग आ गए जिन्होंने आके उसका बेड़ा गर्क किया। उसके बाद ना फैमिली गई है वहाँ पे, ना कोई, उन्होंने माओ बहनों की बातें शुरू की, उन्होंने वही बातें की। वो आज हमारी सियासत में हो रहा है। आज हमारी सियासत के अंदर लगता है कि आप किसी वो एक बिल्कुल थर्ड क्लास कुछ स्टेज ड्रामा जो है ना वो देख रहे हैं, और ऐसे जाहल किस्म के लोग जो हैं, और उनको जो है ना उन सीटों पे बिठा दिया है, और वो लीडर्स के बारे में जिस तरह की बकवास कर रहे हैं, वो जिस तरह के ख़वातीन के बारे में बात करते हैं, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ वो मरियम नवाज़ हों, वो फर्स्ट लेडी जो खान साहब की बेगम है वो हों, वो कोई भी है, हाँ अगर किसी का जुर्म है, जैसे कि अभी एक बहुत स्कैंडल जो है ना वो इस वक्त ज़बान ज़द आम है फरा बीबी का, तो भाई हुकूमत आपकी लाएँ, आप लेके आए, आप सामने लाएँ, सब कुछ ला के पकड़े, क्योंकि जो बंदा बिजनेस में आ गया, जो बंदा फील्ड में आ गया, जो बंदा सियासत में आ गया, वो वहाँ फिर औरत मर्द नहीं, वहाँ जेंडर की बात नहीं है, वहाँ तो फिर उसके किरदार पे बात है, फिर उसको आप लाएं उसमें, हम तो बिल्कुल इसके कायल हैं। लेकिन आप देखेंगे एक तरफ तो आपने नैब को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, नैब के कवानीन ही ख़त्म कर दिए, और आज जो बातें आप कर रहे हैं बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स पे रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर आपने किसी को नैब ही नहीं, उसका एहतसाब ही नहीं होना, तो फिर ये आप क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ सियासी स्टंट है, ये सिर्फ एक उनकी जो है ना वो असैसिनेशन है जो एक सियासी तौर पे करनी है, ना उनके खिलाफ इन्होंने अदालतों में जाना है, ना इन्होंने केस करने हैं, ये सारे का सारा जो है ना। और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे वो सियासी तरबियत उस तरह से हुई नहीं, ना जमातों के अंदर है, ना सियासी लोगों के अंदर है। जो जितना बड़ा डाकू है, जो जितना बड़ा चोर है, जो जितना बड़ा वडेरा है, वो यहाँ हमारा MNA है, वो MPA है, और उनके ऊपर उसी तरह के आगे उनके लीडर हैं। ये बदकिस्मती है। जब तक हम असल अपने की तरफ, जब तक हमें ये पता है कि एक दिन वो भी है जो जजमेंट का दिन है, जिस दिन हमने अल्लाह के सामने हमने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने अपने जवाब देना है,
जिस दिन तक हमारे अंदर ये बात नहीं आएगी तो उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि इन लोगों से हमारी जान छूटे। और दूसरी बात, आपने यहाँ बात, आपसे मेरी पहले बात हो रही थी तो आपने मुझे कहा कि कैसे इस्तेहकाम आएगा, कैसे लोगों का कुछ होगा। मैम, लोगों के लिए जो है ना, लोगों को खुद उठना है, लोगों को खुद उठना है, लोगों को अपने राइट्स के लिए खुद बात करनी होगी। किसी ने इनके लिए कुछ नहीं करना। आप देखेंगे तेल बढ़ता है, बजाय इसके कि आप एहतजाज करें, बजाय इसके कि आप अपनी गाड़ियां रोड पे खड़ी करके तो बंद कर दें सब कुछ, आप क्या करते हैं कि आप एक टैंकी भराने के लिए आप पेट्रोल पंप पे लाइनें लगा देते हैं। वो खुश हैं, वो कहते हैं कि हमें तो ख्याल था कि पता नहीं क्या तूफान आएगा, इनको तो पता ही नहीं चला। आप देखें कि हमारे जो है ना, इस वक्त पॉश एरियाज़ में चले जाएं, या आप पॉश एरियाज़ को छोड़ें अनारकली में चले जाएं, आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस कदर रश है। इसका मतलब है कि इस कौम को फिक्र ही नहीं है, इस कौम को उस दिहाड़ीदार की फिक्र ही नहीं है जिसके घर में जो है ना वो चूल्हा नहीं जल रहा, जो 20 से 30 हज़ार कमा रहा है, 50 हज़ार कमा रहा है। मुझे बताएंगे 1 लाख से भी इस हालात के अंदर कोई बंदा अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? अगर उसके घर में खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए तो क्या करे? अगर किराए का घर है तो किधर जाएगा? तो पढ़ाएगा कहाँ से बच्चों को, खाएगा कहाँ से, जो है ना बच्चों को कहाँ से खिलाएगा? ये बेहिसी जो है, ये आप देखेंगे उन्होंने कुछ नहीं करना। आप देखेंगे 2000 की बात आप कभी वो निकालें वीडियो, वो देखें जिस तरह से मरियम औरंगजेब ने 2000 की फजीलत बयान की है, और जिस तरह से 2000 को गिनवाया, वो 2000 ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कोई 2 करोड़ को जो है ना, और कोई ऐसा 2000 है कि किसी नबी का उसके जो है ना कोई ऐसी चीज़ उस तरफ से आई है जो ख़त्म ही नहीं होनी, आप उसको इस्तेमाल करते जाएं। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन आप उनकी बात सुने किस तरह वो फजीलत बयान कर रही थी। और यहाँ पे हमारे आपके शोबे से मैं बड़े दुख से बात करूँगा, एक बहुत बड़ा साफ़ी, बड़ा नाम आपकी फील्ड का नजम सेठी साहब कहते थे 12-14 हज़ार तो जो है ना वो ऊँट के मुंह में जीरा है, ये क्या पैकेज है, ये क्या बात है? आज वो 2000 की वो भी तारीफें कर रहे हैं, 2000 का वो बड़ी फजीलत बयान कर रहे हैं। ये 2000 का आता क्या है इसमें? मैं असल में यही कह रहा हूँ कि ये टोटल, ये नीचे से ऊपर तक ये सब के सब इस वक्त मफाद की बातें हो रही, ज़ाती। इनको नहीं पता कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये चीज़ें, ये सब कुछ, ये याशियाँ, ये जो कुछ जायदाद है, सारा कुछ इस मुल्क के साथ है। कोई बंदा इसकी बात, इसके रहने वालों की बात नहीं कर रहा। और बदकिस्मती ये है कि मैं समझता हूँ कि जो मैंने हालात मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम पब्लिक में होते हैं, मुझे तो इनकलाब फ्रांस जो है ना उससे कुछ फ़र्क इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। जो हालात वहाँ थे उससे कहीं बदतर हैं, लेकिन हमारी कौम सोई हुई है। या फिर अल्लाह करे इस मुल्क में कोई अल्लाह ताला को अतातुर्क कोई खमीनी भेज दे। हमने वैसे खान साहब को यही समझ के उनके साथ चले थे, अब भी चल रहे हैं, अब भी उनसे उम्मीद है। इस पूरे जो है ना इस पूरी खेब के अंदर आज के सिनेरियो में उससे बेहतर बंदा कोई नहीं। लेकिन उनके साथ भी आप देखें कि टीम, बदकिस्मती ये है कि उनके पास भी कोई बड़ी टीम, उस तरह की टीम मौजूद नहीं है कि जो सर्व कर सके। ये बताएं कि धांधली का वावेला हर इलेक्शन के बाद होता है, क्या इलेक्शन कमीशन आज़ाद इलेक्शन करवाने का अहल नहीं है? और आखिर तनाज़ा इलेक्शन से कब जान छूटेगी? मैडम, मैंने जितनी आपको सारी बात बताई है ना, उसका हल वही मैंने बताया कि जब तक सियासी इस्तेहकाम काबिल लोग, वो लोग जो इस मुल्क के साथ दर्द, जो इस आवाम के साथ दर्द, जो उनको अपनी आखिरत का भी पता है, जिन्होंने पता है कि हमने यहाँ भी और आगे भी एक और भी ताकत है जिसको जवाब देना है, और हाँ उसको जवाब देना है। और इनको ये पता नहीं है कि किसी एक बंदे से ज्यादती की बात तो और है। आप 22 करोड़ से ज्यादती कर रहे हो, आप उनका माल खा रहे हो, आप उनको माशी कत्ल कर रहे हो उनको, आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये माफ़ी जो है ना, इनको या तो इनके वो ख़त्म हो गया, आफ्टर डेथ जो कंसेप्ट है वो उससे वो ये बिल्कुल वो उनका है नहीं है। अब अगर कोई मुसलमान है तो मैं नहीं समझता कि उसको खौफ ना आए, ये बिल्कुल भूले हुए हैं कि हमने मरना भी है। और आपके सामने है, इसी मुल्क के अंदर आपने 75 साल की बात की है, बड़े बड़े ताकतवर आए और चले गए, सब कुछ यहाँ छोड़ गए हैं। यहाँ पे जो है ना वो उनकी औलादें क्या कर रही हैं वो भी आपके सामने है, हमने भी जाना है। और मैं तो यही कहूँगा, अल्लाह से भी दुआ करूँगा और अपनी कौम से
मैं उस हर आम आदमी से बात करना चाहता हूँ, मैं हर गरीब आदमी से बात करना चाहता हूँ, हर आज के ख़ास तौर पे यूथ से बात करना चाहता हूँ जो हमारी 60% से अबाव है। आपसे हमें कुछ उम्मीद है, क्योंकि हमारी उम्र के हम लोगों ने जो किया है उस पर तो हम शर्मिंदा हैं। मैं बिल्कुल इसका बरमला जो है ना वो इतराफ़ करता हूँ कि हम लोग शर्मिंदा हैं। हमसे जो बड़े थे उन्होंने भी जो इस मुल्क के साथ किया अच्छा नहीं किया, जो आज कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। आज सिर्फ़ और सिर्फ लूट मार का बाज़ार गर्म है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, हमें हमारी यूथ जो है ना आज उनसे उम्मीद है कि वो उठेंगे। हाँ, नफ्सा नफसी, और अल्लाह करे कि उनके अंदर वो एक जज्बा जो है ना वो पैदा हो। आप मुझे ये बताते चलें कि ज़िमनी इलेक्शन में किस पार्टी की जीत आप देख रहे हैं, और 22 जुलाई को वज़ारत आला का इलेक्शन कौन जीत रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मुझसे ज़्यादा हम तो चूँकि एक पार्टी के हैं, यानी एक उनकी कारकुन है, एक उसको कर रहे हैं, PTI से हैं। हमें तो जहाँ भी जाते हैं हमें तो यही लगता है कि हमारी जो है ना सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। आप चूँकि आज़ादाना तौर पे जिसले साफ़ी किसी मार्केट में, किसी मोहल्ले में, किसी हलके में, किसी गली में जाता है तो आपके सामने है कि आज अगर आप 10 लोगों से पूछते हैं तो 9 लोग जो है ना वो खान साहब के हक़ में बात करते हैं। वो एक बंदा जो है ना वो अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ, वो उनकी मोहब्बत में बात कर रहा है और उसके पास भी जवाज़ कोई नहीं। उससे पूछ लें कि क्यों आप नवाज शरीफ को, या क्यों हमज़ा को, या क्यों आप शहबाज शरीफ को, उसके पास जवाज़ नहीं है। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो लोगों का हाल हो गया उसके बाद उनके पास कोई जो है ना और ऑप्शन नहीं है कि वो इनको चलता करे। लेकिन जो आपने धांधली की बात की, ये नून लीग है। आज ये रिकॉर्ड कर लें, ये 17 के बाद आप देख लीजिएगा, उनको जितनी ज़रूरत है वो आज तक करते आए हैं। उनको बाई इलेक्शन और हुकूमत भी उनकी हो, उनको इलेक्शन जीतना भी आता है, उनको ख़रीदना भी आता है, उनको चेंज करना भी सब कुछ आता है। यहाँ पे ऐसे लोग जिन्होंने कभी पूरे हलके के अंदर कभी किसी से आज तक मिले ही नहीं, लेकिन जब वो आते हैं, इलेक्शन आता है, वो लाखों वोट लेते हैं और हम हैरान हैं कि पब्लिक जो है वो उनको गालियां दे रही होती है, पब्लिक उनको अंडे टमाटर फिजिकली मार रही होती है, उनके ना जलसे करती है, ना जो उनके लिए कोई मीटिंग्स का अरेंज करती है, बल्कि उनके लिए लिखा होता है गली मोहल्ले के बाहर के जी आने की तकलीफ ना करें। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो वो जीते होते हैं। तो ये तो है एक अलमिया। वो जो आपने रिज़ल्ट का पूछा, तो रिज़ल्ट तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर आप सर्वे पे देखें तो मेरा ख्याल है कि 67% इस वक्त जो है ना 67% जो है ना वो सिर्फ PTI की बात हो रही है। बाकी को 5-7-10% वो लब्बैक की है, बाकी कुछ जो है ना इनकी है। सुनने में ये भी आया कि मौजूदा हुकूमत ने 100 यूनिट तक में बिजली बिल्कुल फ्री कर दिया, मुफ्त दे दिया है। तो क्या ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ये बातों की हद तक रह जाएगा, जैसे ये पहले दावे करते हैं वैसे रहेगा? देखिए, ये मुस्तकिल हल नहीं है। पहले नंबर पे तो मेरा सवाल तमाम लीडरान से और सबसे है कि बजाय इसके कि हम बिजली पैदा करने के लिए अपने डैम्स पे तवज्जो दें, हम अपने जो है ना वो पानी जो है ना उसका हल करें, हम अपनी जो है ना वो पूरी कोशिश करें। हमने उसका ऑल्टरनेट जो है ना, कभी हमने UPS से, कभी हमने इस सोलर से, तो ये ऑल्टरनेट है, ये इलाज नहीं है। आप देखें कि इलाज तो जब ही होगा जब आप बिजली पैदा करेंगे। जब अगर आप बिजली पैदा नहीं करेंगे, मुझे बताएं कि आप किस तरह से अपने यूनिट, बड़े बड़े यूनिट कैसे चलाएंगे। वो बड़े यूनिट चलाने के लिए आपको ये बिजली चाहिए, उससे आपके कारखाने चलें, उसके आपसे इंडस्ट्री चले और आपकी एक्सपोर्ट हो। जब एक्सपोर्ट होगी तो फिर ये काम होगा। ये आर्जी जो काम है, मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ। और दूसरी बात यह कि हमज़ा साहब के पास तो मैंडेट भी नहीं है इस वक्त, उनको तो ये करने का हक़ ही नहीं है जो उन्होंने ऐलान किया है। और अगर उसने ये किसी हैसियत से ऐलान किया, बस ये यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे तो कोई बात ऐसी है नहीं है। देखिए, उनका हलफ किसने लिया था, उनके इजलास कहाँ होते रहे, ये सारा कुछ, ये सारी बातें सामने रखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। मसला ये है कि ये आज तक यही है कि पूछने वाला कोई नहीं। पूछेगा कौन? जिन्होंने पूछना है वो सोए हुए हैं, जिन्होंने पूछना है उनके पास आटे चीनी के अलावा बात कोई नहीं। हम आवाम के लिए आए नहीं, वो मैं अवाम के लिए ही हैं, लेकिन अवाम को मारने के सारे प्रोग्राम जो है ना वो सबके पास हैं। अवाम ने, हाँ, अवाम ने जब तक खुद नहीं उठना, शऊर होना चाहिए, अवाम ने जब तक खुद बात नहीं करनी। दुनिया के अंदर जितने इनकलाब आए हैं, दुनिया के अंदर जितनी चेंजेस आई हैं,
वहाँ की आवाम लेके आए हैं, उनको अपने राइट्स का पता है, उनको पता है कि हमने किस तरह से जो है ना ये अपना हक लेना है, और फिर उनको अपने जो है ना उनके बाकी कामों का भी पता है कि हमारी जिम्मेदारी है क्या है। बदकिस्मती ये है कि हम तो यहाँ पे जिम्मेदारी भी नहीं लेते और फिर अपने राइट्स का भी नहीं हमें पता, हम तो बैठे हैं सिफारिशें, और ये एक ऐसा कल्चर जो है, और ये बदकिस्मती मैं इस पे क्या कहूँ, 85 के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई काम बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के, बगैर सिफारिश के हो नहीं सकता, और इलेक्शन जो है आप करोड़ों के बगैर जीत नहीं सकते। अब यहाँ पे आज चूँकि ये रेनोवेशन चल रही थी, आपको वो रश नज़र नहीं आया, वरना मेरे पास अल्लाह का शुक्र है मेरे हल्के के, हम जब आए आपको लोग नज़र आते हैं, हम दिन रात एक कर दें, हम पूरी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी खिदमत कर लें, इलेक्शन पे बात फिर वही होगी कि पैसे कौन लगाएगा। अगर पैसे लगा सकता है कोई करोड़ों रुपए तो उसका इलेक्शन है, जो पैसे नहीं लगा सकता वो किसी भी जमात से है, वो चाहे मजहबी जमात से है, वो इमाम मस्जिद को खड़ा कर दें, वो आप किसी भी, और वो तो वैसे ही हमारी आप देखें कि जनाजा निकल गया अखलाकियात का, कि आज चोर चक्के डाकू लुटेरे जो हैं वो हमारी मसाजिद के अंदर भी जो प्रोग्राम होते हैं उनकी भी वो सदारत वो लोग कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनको ना कोई प्रोफेसर मिलता है, ना कोई आलम मिलता है, ना कोई उस्ताद मिलता है, ना कोई शरीफ आदमी मिलता है। बताएं और हमारी आवाम को भी बताते चलें कि अब आप अपनी पार्टी के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए मेरी पार्टी इस वक्त में एक बात जो है ना, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, इस मुल्क के अंदर जो इख्तियार जिनके पास है, हमने असल में ना इस वक्त उनको ललकारा है। ये बात आपको कोई बंदा करता नज़र नहीं आएगा, ये बात करते नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि खान साहब ने इतना बड़ा कदम जो है ना उठा लिया है, अब दुआ करें अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसको उसकी तो जान पे लोग जो है ना इस वक्त आए हुए हैं कि ये बंदा कहाँ से आ गया है, ये किस दौर का बंदा है, ये गुलामों में आज़ाद ये कहाँ से आ गया। ये तो कौम गुलामों की कौम है, आज तक इन्होंने गुलामी के अलावा आप देखें ये हिस्ट्री है, बदकिस्मती है, मैं दुख से कह रहा हूँ हमारी हिस्ट्री है। यहाँ पे आप मुगलों से, उससे पहले गजनवियों से, आप उससे पहले जितनी भी गोरे हैं, जितने सब की पूरी हिस्ट्री ले लें, जो आया हमने उसे सलूट किया, कबूल किया। तो ये यही काम हमारी कौम कर रही है, हम कबूल कर रहे हैं। एक आज़ाद बंदा जो है ना उसने उन्हें बताया कि नहीं हम आज़ाद हैं। आप देखें कि रिक्शों के पीछे, गाड़ियों के पीछे लोगों ने अपनी बाइक्स पे, लोगों ने गाड़ियों पे, बच्चों ने लिखवा के कि हम आज़ाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो उस वक्त एक जज्बाती सी एक कैफियत तो बनती है, लेकिन दुख की बात है कि ऊपर नहीं है कहीं, ये आम बंदे में है, आम बंदे में बिल्कुल है, ये ऊपर नहीं है। जब तक लीडरों में ये बात नहीं आएगी, लेकिन मुझे उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, मुझे तो बिल्कुल फिर आवाम से है कि खुदारा ये छोड़े, आवे ही आवे, जावे ही जावे, ये छोड़ दें आपकी गली किसने बनवाई है, छोड़ दें आपके बच्चे को मुलाजम किसने करवाया, ये छोड़ दें आटा सस्ता किसने किया है। आप ये देखें कि इस मुल्क के साथ मुखलस कौन है, आपकी नस्लों के साथ मुखलस कौन है। अगर आपने यहाँ भी और आगे भी, क्योंकि आखिरी बात मैं आपसे बिल्कुल इस पर ख़त्म करूँगा कि अगर आपने इसकी अहमियत देखनी है, इसका जवाब पूछना है, तो फिर हुसैन से पूछ लें, फिर हुसैन के ख़ानदान से पूछ लें, वोट की अहमियत का पूछ लें कि भाई रसूल के बेटों ने अपनी गर्दनें कटवा दी लेकिन वोट बेचा नहीं। तो जब तक ये जज्बा नहीं आएगा। सर आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने एक सियासी शख्सियत की गुफ्तगू सियासत और मैशियत के हवाले से सुनी। अवाम का नसीब तो पिछले 75 सालों से नहीं बदला, ख़ानदानों की सियासत भी ख़त्म नहीं हुई और ना ही ये होने वाली है। महंगाई का जीन बेकाबू है, प्रोग्राम तो होते रहेंगे, आवाम तड़पती रहेगी और ये अपने अकाउंट्स बढ़ते रहेंगे और ये है हमारा नसीब। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक अपने होस्ट अनमोल खालिद को दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।